जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। तो वर्ल्ड ऑर्डर, इस समय हम लोग अखबारों की हेडलाइंस देखते हैं तो हमें जो चीजें बहुत सारी दिखाई देती हैं उनमें सबसे प्रमुख अगर कुछ दिखाई देता है तो वो है रूस और यूक्रेन के बीच चल रही एक जंग, जिसमें यूक्रेन हमें एक छोटे चूहे के तरीके से नजर आता है। ये अलग बात है कि वो पूरी ताकत के साथ में लड़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ रूस है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली देशों में से एक कह सकते हैं, या शायद आज की तारीख में सबसे शक्तिशाली भी कुछ लोग उसे मान सकते हैं। एक ऐसा देश जो क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा है, तकरीबन एक महाद्वीप जैसी भूमिका रखता है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वहां रस की बात होती है, इसलिए उसे रसिया कहते हैं। अब रशिया है, रूस है, सोवियत संघ का इतिहास है, उसके साथ में भारत का कनेक्शन है, पॉलिटिक्स, राजनीति, कीव, यूक्रेन, कीमिया, जॉर्जिया, बहुत सारी और भी देश हैं, नाटो, यूरोपियन यूनियन, ये सब किस तरीके से इंटर रिलेटेड है, इन सब के आपस में संबंध क्या है, और भारत को अपने आप में आज की तारीख में कैसे देखना चाहिए। क्योंकि रूस और यूक्रेन की बात आती है तो भारत और पाकिस्तान की बात भी आती है, कम से कम पीओके की बात तो आती ही आती है। और कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से आज यूक्रेन में रूस के घटने घुसने से जो चीजें बदली हैं विश्व स्तर पर अगर हम देखें, तो जब भारत पाकिस्तान में अगर इस तरीके से घुसता है या पीओके को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करता है, जो हमारा ही क्षेत्र है, और हम उस पर अपना कब्जा स्थापित भी कर पाते हैं, केवल नक्शे में नहीं बल्कि जमीनी तौर पे, तो भी शायद वैसी ही घटनाएं होंगी जैसी आज रूस और यूक्रेन के बीच में हो रही हैं। लेकिन बेसिक इसका मूल क्या है, और इस मूल से भारत का संबंध किस तरीके से है, क्या वाकई में इस तरफ हम गुटनिरपेक्ष तरीके से काम कर सकते हैं? मोदी जी जो है वो क्या समझ पा रहे हैं और किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, बहुत सारी बातें हैं सोचने के लिए। ये केवल मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, बल्कि मिलिट्री से ज्यादा ये राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू भी है, जिसके लिए हमें इतिहास को भी समझना पड़ेगा, वर्तमान को भी समझना पड़ेगा, अगर भारत को अपना भवितव्य वैसा बनाना है जैसा हम लोग सोचते हैं। खैर, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन। जम्मू टॉक्स में आप सभी से निवेदन रहेगा, ये जम्मू टॉक्स है, ये जम्मू थॉट्स है। इस विचार को पूरे अधिकार के साथ में ग्रहण करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन एक्टिवेट करें, जिससे हमारे सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि हम देश और धर्म के लिए कुछ सही काम कर रहे हैं तो हमें नैतिक के साथ साथ में आर्थिक सहयोग जरूर प्रदान कीजिए। मैं स्वागत करता हूं हमारे बीच पधारे हुए प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज। गुरु जी प्रणाम, कैसे हैं आप? ठीक है नीतीश जी। मित्रों, जी गुरु जी। जैसा नीतीश जी ने कहा, हम लोगों को एक तो विश्व राजनीति को समझने के लिए और दूसरे भारत के हितों की दृष्टि से और भारत की राजनीतिक संभावनाओं की दृष्टि से, दोनों दृष्टियों से यूक्रेन और रूस के इस झगड़े को और संपूर्ण यूरो अमेरिकी राजनीति को समझने की आवश्यकता है। रूस यूरोप का सबसे बड़ा देश है, दुनिया का तो नहीं, लेकिन यूरोप का रूस सबसे बड़ा देश है। और यूक्रेन यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है, क्योंकि बाकी देश काफी छोटे हैं आकार में। रूस का क्षेत्रफल है लगभग 2.25 करोड़, यानी 1,71,00,000 वर्ग किलोमीटर, और यूक्रेन का क्षेत्रफल जो है वो केवल माने भारत से रूस वर्तमान में, सोवियत संघ तो बड़ा था, लेकिन वर्तमान जो रूस है वो भारत से काफी छोटा है। भारत का है 3,29,00,000 वर्ग किलोमीटर वर्तमान भारत का। पुराने भारत का तो लगभग 6 करोड़ वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल था, लेकिन वर्तमान भारत का भी 3,29,00,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। और रूस का क्षेत्रफल है 1,71,00,000 वर्ग किलोमीटर। यूक्रेन का और भी कम है, कुछ लाख ही है, शायद 9 या 10 लाख। अभी मैंने यहाँ वो नहीं लिखा है, उसका क्षेत्रफल कम ही है। तो रूस से यूक्रेन छोटा है, लेकिन वस्तुतः है यूरोप के, पूर्वी यूरोप के देशों में और यूरोप के देशों में भी वो रूस के बाद दूसरे नंबर का देश, ये जानना चाहिए। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि रूस में जो जनसंख्या का घनत्व है
वो बहुत कम है। लगभग प्रति वर्ग किलोमीटर 9 लोगों का औसत आता है, और यूक्रेन में उसकी तुलना में ज्यादा घनत्व है। क्यों? इसका कारण भौगोलिक है। लेकिन और थोड़ा पहले जाएं तो वस्तुतः यूक्रेन नाम का राष्ट्र वर्तमान में तो केवल 1990 या 91 में बना है ना। 90 में वो कह रहे हैं कि बना, 91 में घोषित हुआ लड़ाई इत्यादि करके। उसके पहले 1917 में जब इंग्लैंड और फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका की सहमति से स्टालिन और लेनिन को कहा गया कि जितना चाहो फैल लो, बस तुम हमारी मदद करते रहना, तो उसने जिस पूरे इलाके को कब्जा कर लिया उसमें यूक्रेन भी एक है। उसमें सबसे ज्यादा तो मध्य एशिया का वो भाग है जो अभी बाद में वो 5 गणराज्य अलग हुए हैं, जो वस्तुतः है 20वीं शताब्दी के एकदम आरंभ में वो भारत का ही हिस्सा था। और पीछे जाएं तो वस्तुतः इस संपूर्ण इलाके में, तो संपूर्ण यूरोप में ही शकों और हूणों के ही, और बाद में कुछ जूट जिसे कहते हैं, जो कि सम्राट ययाति का एक पुत्र था, उनके वंशज गए हैं, है ना, जिनका एक वंशज गए वहां यवन लोग, जिसे यवन प्रांत हेलेनिक रिपब्लिक कहा जाता है, अंग्रेजी में ग्रीस कहते हैं, और कुछ लोग इंग्लैंड और फ्रांस और बाकी जगह जुट गए। तो यूं तो अगर नस्ल की दृष्टि से देखें तो संपूर्ण यूरोप भारतवंशियों का क्षेत्र है, लेकिन इधर क्रिश्चियनिटी के उभार के बाद तो उन्होंने अपने को थोड़ा अलग बताना शुरू किया। शुरू में तो वो अपने को, शुरू में जो अंग्रेज यहाँ बहुत से ईसाई पादरी आए, वो यही कहते थे कि हम वहां के ब्राह्मण हैं, हम जर्मनी के ब्राह्मण हैं, हम फ्रांस के ब्राह्मण हैं, ऐसा बताते थे ताकि यहाँ सम्मान मिले। लेकिन जब देखा कि अरे यहाँ इन लोगों को लड़ा के हम शासन पा रहे हैं, तो फिर अपने को एक अलग ऊंची जात बताने लगे, ऊंची नस्ल बताने लगे। और ये बहुत थोड़े समय का मामला है। भारत में जो समझने की बात है कि यूरोप की कोई ताजी ताजी उछाली हुई बात या गप को यहाँ के लोग ऐसे ले लेते हैं जैसे कोई शाश्वत है। तो वो अपने को ऊंचा मानते थे, ऊंची नस्ल का मानते थे, ये यहाँ बहुत चल गया है। लेकिन वो कब मानते थे? शुरू में तो वो भारत से अपने को नीचा ही मानते थे, ज्ञान के लिए यहाँ आए थे और धन के लिए। सबसे पहले तो आए थोड़े से धन के लिए, फिर जब काफी लूट लाट के ले जाने लगे तो जो वहाँ के धनी लोग हैं अथवा थोड़े पढ़े लिखे हैं, उनको इच्छा हुई तो वो सोचे अच्छा चलो हम भी चलते हैं, कुछ जो ये कमा रहे हैं, लूट मार कर रहे हैं, उसमें हिस्सा भी ले लेंगे और जरा भारत के ज्ञान को भी समझेंगे। तो ऐसे आए हैं, बदलता रहता है। ये जो यूरोप का क्षेत्र है, जो वस्तुतः पहले तो 19वीं शताब्दी ईस्वी से पहले किसी भी इलाके का यूरोप नाम ही नहीं था। आपने कई बार सुना होगा, प्रोफेसर केडिया जी के भाषण में भी, मेरे भाषण में भी, किए तो देयर वाज नो यूरोप बिफोर 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी ईस्वी के पहले तो यूरोप नाम की कोई चीज दुनिया में थी ही नहीं। ये वस्तुतः एक ही इलाका है, वस्तुतः ये सब जम्बू द्वीप ही है। और किसी समय तो यहाँ वस्तुतः भरतवंशी ही गए हैं, जो कि अब वहाँ खोज हो रही है। कुछ समय बाद अगर भारत शक्तिशाली हुआ तो वो दावा करने लगेंगे कि हम भारतीय हैं। इसी तरह से वो लोग चलते हैं। लेकिन अगर पुरानी बात को भुला छोड़ दें, जब से इन लोगों ने जातियों की पहचान शुरू की नई नई, इनकी पहचान भी क्या है, जो जहां रहने लगा उसने एक नाम ले दिया। जैसे इस्लाम एक बहुत बड़ी जाति है, इसी प्रकार पोल जो पोलैंड में है, दूसरी जगह है, वो पोल लोग हैं। और जो यूक्रेन में है और रूस में है, उनमें सबसे बड़ी जाति कौन सी है? स्लाव जाति। फिर इसी तरह जो स्वयं जर्मन लोग हैं वो हूण हैं। अभी भी अपने को जर्मेनिक पीपल कहते हैं, जो कि हूण जन का ही अर्थ होता है। और फिर बहुत से और लोग हैं, एंग्लो सेक्शंस हैं, ब्रिटन्स हैं, मगयार हैं, तमाम तरह के लोग हैं, है ना। जूट हैं, जाटों के जो वंशज है वो अपने को जूट कहने लगे, जूट लैंड हो गया। और तरह तरह का है। तो बहुत ही छोटी छोटी जातियां हैं जो धीरे धीरे फैल गई। और भारत में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बड़ा यूरोप के और अमेरिका के सबके मुग्ध भक्त हैं। लेकिन उनको जानना चाहिए कि अगर हम यूरोप का अनुसरण करेंगे तो भारत में भी जो शक्तिशाली जातियां हैं उनके अलग अलग राष्ट्र बन जाएंगे। यादव लैंड, कुर्मी लैंड, ब्रह्मभूमि, राजपूत लैंड या राजपूताना, ऐसे करके अलग राष्ट्र बन जाएंगे। यूरोप से कुछ भी भारत को सीखने लायक नहीं है। ये अगर नहीं समझेंगे और आए दिन कहीं इसकी तारीफ कहीं उसकी तारीफ, कुछ लोग
ऐसे ऐसे मूर्ख हैं जो आजकल यूक्रेन की ही तारीफ कर रहे हैं, वाह वाह बड़ा लड़ाकू है। तो यूक्रेन का वास्तविक इतिहास क्या है ये नहीं जानते। पहली बात तो जो यूक्रेन की राजधानी है, ये स्लाव लोग हैं। तो स्लाव लोग क्यों हैं? क्योंकि जिस नदी के पास रहते थे और जिस पहाड़ जिस इलाके में, उसको स्लाव स्लाव कहते थे। स्लोवाकिया हो गया, उसी से चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया, ये कई जो राष्ट्र बने हैं वो स्लाव जाति के हैं। स्वयं रूस में सबसे बड़ी जाति जो है वो स्लाव जाति है, कुछ अन्य लोग भी हैं। और कीव जो है, पहली बार इनको रस कहा गया इसलिए कि वो रसोवा नदी के किनारे, रस मतलब उन्होंने उनको संस्कृत का रस नहीं था, रस या रूस, पहले तो रस ही कहते थे। तो इस जाति को नाम दिया गया रस, क्योंकि बताया ना पुराने नाम तो ये लोग छोड़ते गए। विशेषकर जब क्रिश्चियनिटी का फैलाव हुआ तो इन्होंने कोशिश की कि पुरानी स्मृति मिटा दी जाए, क्योंकि पुरानी स्मृति में तो आप भारत के लगते। तो उन्होंने एक रसोवा करके नदी थी, उसके किनारे जो रहते थे उसे रस कहा। तो सबसे पहले रस लोग कहाँ रहे? कीव में, यानी यूक्रेन की जो वर्तमान राजधानी है कीव, वही तो मूल रूप से रूस का मूल है। रस जाति का पहला केंद्र कीव है। तो इस प्रकार यूक्रेन में सबसे बड़ी संख्या उनकी ही है जो रस लोग हैं, जो रूस के मुख्य लोग हैं। तो एक तो ये जानना चाहिए, लेकिन फिर भी अपनी अलग अलग पहचान करते गए। अब इसमें तरह तरह के झगड़े हैं। तो सोवियत संघ बनवाया इंग्लैंड और फ्रांस ने, लेकिन तब भी सोवियत संघ का जो चर्च बना, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च, उससे जो वेस्टर्न अपने को कहते हैं, वेस्टर्न क्रिश्चियंस, वो अपने आप को बहुत ऊंचा मानते हैं, ईस्टर्न को बड़ी हिकारत से देखते हैं, ये जानना चाहिए। तो उन्होंने कोशिश तो की कि यूक्रेन अलग हो जाए, इसके लिए काफी तोड़फोड़ की। और यूक्रेन के लोगों को भी लगा, क्योंकि उनका मारकाट बहुत हुई थी, तो वो जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो यूक्रेन अलग हो गया। क्योंकि यूक्रेन अलग राज्य, सोवियत संघ ने अपने संघ का एक राज्य बना रखा था यूक्रेन को, वो उससे अलग हुआ। लेकिन जो मुख्य बात जानने की है कि जिन्हें हमारे यहाँ जो फैशन चला है कि सिवाय अपने हिंदुओं के, हिंदू समाज या भारतवर्ष के मुख्य लोगों को छोड़ के बाकी सबकी महिमा गाना बिना पढ़े, वो बहुत ही, इससे क्या है, अधिकांश शिक्षित हिंदू बहुत ही दया के पात्र, तरस के पात्र दिखते हैं। कुछ पता ही नहीं, ईसाइयों के कहीं गुण गाएंगे, कहीं मुसलमानों के गाएंगे, ये पता ही नहीं है। और उसको हमारे आदर्श के रूप में बताएंगे। अगर गुण गाना है तो उनके कुछ गुण ग्रहण करो, तो गुण तो एक भी नहीं ग्रहण करते, क्योंकि वो गुण बड़े भयंकर हैं, बर्बर हैं, पैशाचिक हैं, मनुष्य को राक्षस बनाने वाले हैं। उसको ग्रहण नहीं करेंगे तो आप यहाँ कल्पना तो करेंगे कि भारत के मनुष्यों, विशेषकर हिंदुओं में दैवी गुण रहे, सात्विक गुण रहे, इस पर भी बल देंगे और प्रशंसा करेंगे उनकी जहाँ पैशाचिकता है, बर्बरता है, क्रूरता है, कठोरता है। तो ये कैसे चलेगा? तो ये जो यूक्रेन है, ये तो बहुत बुरी तरह लगातार मारा जाता रहा है। और उससे भी पहले ये याद कर लें कि यूरोप में तो सब ईसाई फैल गए ना, हालांकि बहुत बाद में फैले। ये भी एक बड़ा भ्रम है। भारत में लोग समझते हैं कि 2000 साल से यूरोप में ईसाइयत है, लेकिन स्वयं अब तो, पहले तो वो लोग भी झूठ झाट बोलते थे, पादरी लोग तो झूठ बोलने के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। लेकिन जब से वहां थोड़ा दुनिया को देखा कि दुनिया में ज्ञान एक से एक देशों में है, विशेषकर भारत में इतना ज्ञान है, तो उन्होंने थोड़ा बहुत अनुशासन सीखा और पिछले 100 वर्ष से काफी अनुशासन ले आए हैं एकेडमिक्स में। तो वो लोग जो लिखते हैं वो बहुत ही प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर थोड़ा सा अपने पक्ष में ट्विस्ट करते हैं। तो उन लोगों ने तो सब बताया है कि कब कहाँ फैला। तो ये जो पुस्तक है यूरोप हिस्ट्री, नॉर्मन डेविस ने लिखी है, इसमें उसने साफ बताया है कि कब कहाँ फैला। तो बताया है कि 9वीं शताब्दी ईस्वी से पहले तो यूरोप में कहीं गिनती के लायक ईसाइयत थी ही नहीं। और ये जो पोलैंड है, रूस है, यूक्रेन है, बोहेमिया है, मोराविया है और हंगरी है, यहाँ सब जगह 10वीं शताब्दी के अंत और 11वीं शताब्दी में ईसाइयत फैली। पहले तो ये जानना चाहिए। उसके पहले अलग अलग बस्तियां थी, तो इन इलाकों का कोई नाम ही नहीं था। ये स्वयं ये जो पुस्तक है जो मैंने बताया नॉर्मन डेविस के, उसमें द क्रिश्चियनाइजेशन ऑफ यूरोप, उसमें साफ साफ लिखा है द क्रिश्चियनाइजेशन ऑफ यूरोप। तो इसमें रूस, यूक्रेन, ये सब 11वीं शताब्दी ईस्वी में ईसाई हुए हैं और ईसाई बनने के बाद भी ये आपस में लड़ते रहे हैं। और संपूर्ण यूरोप जो
पहली बार 9वीं शताब्दी से ईसाई बनना शुरू हुआ, तो ईसाई बनते ही वो आपस में लड़ते रहे। तो पिछले जो 2 महायुद्ध हुए हैं, प्रथम महायुद्ध जिसे वर्ल्ड वार कहते हैं और द्वितीय महायुद्ध जिसे फिर वर्ल्ड वार सेकंड कहते हैं, दोनों तो ईसाइयों के बीच के आपस के युद्ध है, जिसमें भयंकर विनाश हुआ। तो अगर आप बड़े प्रशंसक हैं यूरोप के और ईसाइयत के, तो फिर भारत में आपस में भयंकर युद्ध, मारकाट और राष्ट्र के विखंडन के लिए तैयार हो जाइए। हिंदू, सारा देश हिंदू हो जाए, मान लीजिए हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए, तो भी आपस में लड़ मरेंगे अगर ईसाइयत आपका आदर्श है तो, क्योंकि ईसाई तो सबसे ज्यादा आपस में लड़ते रहे हैं। आपसी मारकाट, रक्त रंजित युद्ध, भयंकर युद्ध जिसे वो स्वयं वर्ल्ड वार कहते हैं, जिसमें जो दोस्त था दुनिया का सबको खींच लिए, वो तो ईसाइयों के बीच की आपसी लड़ाइयां हैं ना। इंग्लैंड भी ईसाई, जर्मनी भी ईसाई, फ्रांस भी ईसाई, दोनों पक्ष ईसाई, रूस भी ईसाई, और आपस में लड़ मरे। संयुक्त राज्य अमेरिका भी ईसाई। तो जो लोग यूरोप के बड़े प्रशंसक हैं, अगर वो महामूर्ख हैं तो उनकी बात का कोई वजन नहीं है। अगर वो मूर्ख नहीं है तो ये समझ लो कि वो भारतवर्ष को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। जो भी यूरोप की आंख मूंद कर प्रशंसा करता है, गुण विशेषण के साथ समझा के करे तो अलग बात। कोई रूस का बड़ा प्रशंसक बना हुआ है, कोई अमेरिका का बड़ा प्रशंसक बना हुआ है। तो ये जो रूस है, मुख्य रूप में रूस में जो रस जाति के लोग हैं, RUS, जिसको अब हमारे यहाँ रूस कह देते हैं, वो लोग रसियंस कहते हैं, ये रस जाति के लोग हैं, जो वस्तुतः इस्लामों की ही एक उपजाति है। तो इस्लाम जाति थी, उसके कई खंड हुए, उसमें से एक रस हुआ, और रस की ही एक, रस ही यूक्रेन में है और रस ही वर्तमान रसिया में है। तो ये रस लोग हैं। पूर्व में तो ये शक और हूण के वंशज हैं, लेकिन वो तो जब भारत में कभी शक्तिशाली राज्य हो, दुनिया में, संसार में राजनीति चल कैसे रही है, इस पर अभी थोड़ी देर में जब चर्चा कर लेंगे तब बताएंगे कि लोग दावे कैसे करते हैं। तो जिस आधार पर दुनिया के देश एक दूसरे पर दावा करते हैं शक्तिशाली होने पे, उस आधार पे तो सारी ही पृथ्वी पर भारत का दावा बनता है, क्योंकि पुराने समय में हमारे पास अद्भुत ऐतिहासिक प्रमाण है कि चीन में हमारा राज्य था, यूरोप सारे हमारे भरतवंशियों ने ही बसाया है। तो फिर उस समय यहाँ भारत को सिखा दिया गया कि नहीं नहीं, आप तो बड़े विनम्र हैं, बड़े, कहीं आप भारत से बाहर गए नहीं है। तो भारत से बाहर कहाँ जाते, जब संपूर्ण यूरोप और संपूर्ण एशिया भारत ही है, तो बाहर जाने को क्या बचा है। तो अज्ञान और मूर्खता बहुत है। तो ये जो कीव है यूक्रेन की राजधानी, वो तो रशियन जाति का, रशियन पीपुल्स का, रशियन लोगों का मूल केंद्र है ना, इसलिए वस्तुतः तो रूस का वहां दावा बनता ही है, ये जानना चाहिए। और यूक्रेन राष्ट्र के रूप में पहली बार बना है 1990 में। अब इसको रूस से अलग होने पर जो वेस्टर्न क्रिश्चियंस है वो वहां एक्टिव तो बहुत हो गए तेजी से, लेकिन इनकी एक्टिविटी भी, इसलिए भारत में जो लोग ईसाई हैं उनको इससे सीखना चाहिए। सारी एक्टिविटी के बावजूद उन्होंने ये कोशिश नहीं की कि ये संपन्न हो जाए समाज। तो जब यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा था तो उन्होंने वहां आर्मामेंट इंडस्ट्री लगाई और कई तरह के उद्योग लगाए, तो उनको कम्युनिस्ट बनाया, मारा कि टूटा बहुत, उस पर अभी 2 मिनट बाद चर्चा करेंगे कितना मारा है। लेकिन साथ ही वहां थोड़ा धन को बढ़ाने की कोशिश की। तो जब पहली बार अलग हुआ तो लगा, उन्होंने सोचा अब हम ठीक से रहेंगे, लेकिन वस्तुतः वहां भयंकर गरीबी की स्थिति आ गई। तो यूक्रेन जो है वो एक तो जनसंख्या का घनत्व रूस से अधिक है, दूसरे वेस्टर्न क्रिश्चियंस ने उसकी उपेक्षा कर रखी है, और गरीबी वहां बहुत अधिक है। और तीसरी बात जो है, जो सबसे भयंकर बात है, जिसके विषय में भारत में कोई होश ही नहीं है, यूरोप के हर इलाके का यही हाल है, लेकिन अभी अपन यूक्रेन और रूस का ले रहे हैं। तो यूक्रेन में जिस तरह की लगातार तबाही हुई है, यूक्रेन के लोग जिस प्रकार मारे गए हैं, उसका तो लोगों को भारत में तो लगता है अंदाज ही नहीं। 19वीं शताब्दी ईस्वी में ही जो रूस और तुर्की के बीच युद्ध चला, उसमें भी सबसे ज्यादा यूक्रेन के लोग ही मारे गए, उस तुलना में रूस के भी मारे गए, यूक्रेन के भी काफी लोग मारे गए, है ना। और क्यों, क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये यूक्रेन का जो इलाका है इसको कब्जा कर लो, तो यहाँ रिसोर्सेज जो है वो हमारे वश में हो जाएंगे। इसके बाद जो दूसरा युद्ध हुआ, दूसरा महायुद्ध या वर्ल्ड वार कहते हैं, उसमें
इंग्लैंड और फ्रांस ने कह दिया कि जाओ तुम उतरी जाओ, तो रूस को सोवियत संघ यानी स्टालिन और लेनिन को कब्जा करने दिया, तो वो सोवियत संघ बन गया। जब सोवियत संघ बन गया तब उन्होंने जो शुरू किया उस पर बहुत सारी पुस्तकें हैं, बहुत सारी पुस्तकें हैं, और उसको आप पढ़ें तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसमें एक तो 1917 में जब सोवियत संघ बनने लगा है, क्रांति हुई है, उसमें बहुत भयंकर मारकाट हुई है, कई लाख लोग यूक्रेन में मारे गए। उसके बाद 1932-33 का है, तो उसमें जो हुआ है उसका वर्णन इस पुस्तक से, जो यूरोप का है, यूरोप हिस्ट्री नॉर्मन डेविस की, उसमें साफ लिखा है कि 1932-33 में सोवियत संघ में कलेक्टिवाइजेशन शुरू हुआ, यानी खेती का सामुदायिकरण नाम दिया, और कहा कि किसानों की, उन्होंने कहा कि दो संस्थाएं मनुष्यों के लिए बड़ी अहितकारी हैं, घोषित कर दिया कम्युनिस्टों के लफंगों को क्या है कि एक तो संपत्ति और दूसरे परिवार। तो उन्होंने कहा कि विवाह संस्था, परिवार संस्था और संपत्ति, ये दो जो हैं बड़ी भयंकर हैं, तो हम सबका उद्धार करेंगे। तो किसानों से उनकी जमीन ले लेते हैं, एक जब तक खेत रहेंगे तो किसानों को अपने खेतों से मोह होता है, तो किसानों से खेत छुड़ा के सामूहिक खेत बना दो। तो जो किसान खेतों के मालिक थे उनका मलिकाना छीन लिया गया, कहा चलो फालतू है, ये संपत्ति से लोभ है, संपत्ति से मोह है, ये तो पतन का कारण है, ये मनुष्य के पूंजीवाद फैलाता है और सामंतवाद फैलाता है और विनाश का कारण है, ऐसे कह के सब खेत छीन लिए। और उसमें कम्युनिस्ट पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो बन गए, तो कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता केवल कम्युनिस्ट आंदोलन, रणनीति, तोड़ फोड़, गुंडागर्दी, इसमें ट्रेंड थे, खेती तो जानते नहीं थे, भयंकर तबाही मची। तो इसमें बताया है कि 1932-33 में सोवियत कलेक्टिवाइजेशन कैंपेन के अंग के रूप में स्टालिनिस्ट regime unleashed a man-made terror famine in Ukraine। इसको कहते हैं मैन मेड टेरर, मनुष्यों के द्वारा आतंकवाद फैलाया, यानी सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो आतंकवाद फैलाया उसके कारण, और किसानों की जमीन छीन ली और खेती करनी आती नहीं थी, तो किसानों को मार मार के उनसे मजदूरी कराते थे, तो जाहिर है फिर कम ही करते थे, और अपनी जो गुण हैं वो बताते नहीं थे कि ऐसे करो तो खेती अच्छी होगी, क्योंकि ये बड़े अहंकारी थे कि हम जानकार हैं, हम वैज्ञानिक खेती करेंगे। भारत में भी चला ना वैज्ञानिक खेती, किसानों को जो ज्ञान था शताब्दियों से, लाखों साल से, तो उसे छीन लिया और कहा कि वो हमारे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, वो फार्म बनाएंगे सरकारी, फिर वो वहां ये बताएंगे। तो सारा ही तो आपके अधिकांश देसी बीज, देसी गायें सब तो नष्ट कर दी ना। भारत में भी ये पाप बहुत हुआ है, लेकिन चूंकि ये बहुत ही विशाल देश है तो उतना प्रत्यक्ष दिखा नहीं, तो हमारे लोग जानते ही नहीं। ये जो नेहरू ने सहकारी खेती कराई और फिर कांग्रेस पार्टी ने और अब सारी पार्टियों ने, भाजपा ने भी, ये जो संकरण फैला रखा है, संकर खेती, संकर गाय, है ना, तरह तरह के नकली वैज्ञानिक बीज के नाम पे बीजों का संकरण, वनस्पतियों का संकरण, गाय का संकरण, पशुओं का संकरण, ये तो महापाप है और ये कष्ट बढ़ाने वाला है। तो यूक्रेन में कलेक्टिवाइजेशन के कारण वो कह रहे हैं मैन मेड टेरर फेमिन इन यूक्रेन। यूक्रेन और कोजाक में भयंकर अकाल पड़ा। ऑल फूड स्टॉक्स वेयर फोर्सिबली रिक्विजेंड। जो कुछ किसानों के पास अनाज था वो बलपूर्वक छीन लिया गया। और इसे वो क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम तो घुल मिल रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी की ये भाषा है, और जहां जो भी इस तरह के आतंकवादी समूह हैं वो नाम यही देते हैं। यहाँ कश्मीर में भी जो आतंकवादी किस्म के मुसलमान है वो यही कहते हैं कि हम तो कश्मीरी पंडितों से घुल मिल रहे हैं। इसको कहते हैं अप्रोक्सीमेशन, सन्निकटन। तो मनुष्यों के बीच सन्निकटन के दो तरीके होते हैं, एक उनका भी सम्मान करो, उनकी मर्यादा का पालन करो मैत्री भाव से, और एक होता है फोर्सफुल, यानी कहेंगे ये कि हम तुमसे तुम्हारे निकट आना चाहते हैं पर उनकी इज्जत, उनका अस्तित्व, उनकी अस्मिता सब छीन लो। तो ये फोर्सफुल अप्रोक्सीमेशन करके उनका खेत ले लिया, सारी फसल ले ली, तो फसल सब कम्युनिस्ट पार्टी के बनाए बड़े बड़े गोदामों में चली गई और वहां भयंकर अकाल पड़ा, जिसमें ये कह रहे हैं कि The death toll reached some 7 million, 70 लाख लोग मर गए। आबादी कितनी है? 1932 में यूक्रेन की आबादी थी 2 करोड़, उसमें से 70 लाख लोग मर गए। क्यों? कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा फैलाए गए टेरर फेमिन में। तो 1917 में 15 लाख लोग मरे, फिर 1932-33 में 70 लाख लोग मरे। ये इसलिए बता रहे हैं कि यूरोप के लोगों के जीवन में जो भयंकर आतंक रहा है,
जो भयंकर अत्याचार रहा है राज्य का, कभी चर्च के द्वारा कभी राज्य के द्वारा, उसकी भारत के लोगों को कल्पना नहीं है। हिंदू दुनिया के सबसे सुखी समाज हैं और जरा जरा सी छोटी छोटी बात में रोते रहते हैं और किसी बड़े संकल्प के लिए खड़े नहीं होते। आधुनिक शिक्षित हिंदू, परंपरागत हिंदू वैसा ही धैर्यवान है, एक से एक कष्ट आएगा वो अविचलित रहता है। गांव के जो परंपरागत लोग हैं, अभी जो वहां अब वहां नई शिक्षा जो जा रही है उसमें गांव के लड़के भी वैसे ही बेचैन होने लगे हैं जरा जरा से कष्ट में, और अंतहीन भोग सामग्री चाहिए। लेकिन परंपरागत हिंदू समाज क्या था? धैर्य, गंभीरता से समय को बिताना। तो यूरोप के लोगों ने जो दुख भोगा है, भारत में न तो मुसलमानों की कभी वो हैसियत थी उतना भयंकर विनाश करने की, ना अंग्रेजों की। तो इनके विनाश को बढ़ चढ़ के किसी समय बताया गया, ये तो ठीक है, लेकिन अब आप उसका इतना ज्यादा उसका अपने आतंक पाल रहे हैं चित्त में कि उसके कारण हिंदू समाज को, वो हिंदू समाज जो दुनिया का सबसे समृद्ध समाज है, सबसे शांत समाज है, सबसे गंभीर और धैर्यवान समाज है और कष्टों को भी धैर्य पूर्वक सुलझाना जानता है, इसी के कारण वो सबसे सुखी भी, कुल मिलाकर संसार का सबसे सुखी समाज आज भी हिंदू समाज है। ये पता ही नहीं है, पता नहीं कौन सी बेचैनी पैदा कर रहे हैं। तो यूक्रेन, रूस और संपूर्ण यूरोप की कहानी अगर आप जाने तो आपको धैर्य आएगा, आपको पता चलेगा कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं। इसी तरह मुस्लिम देशों में जो आपस में नरक है, जो एक दूसरे को खाए डाल रहे हैं, मार डाल रहे हैं, मुसलमान मुसलमान को खा रहा है, मार रहा है, हत्याएं कर रहा है, वो आप जाने तो पता चलेगा कि भाई हमारे यहाँ जाति के नाम पे जरा ताने कसे जाते हैं, आजकल कुछ गाली गलौज भी होती है। और इधर तो कानून भी बनने लगे हैं, इंदिरा गांधी ने बनाया, फिर मोदी जी ने भी बनाया, कुछ जातियों के विरुद्ध कानून बना दिए। अभी अभी हमारे कई परिचित लोग जो हैं वो अलग अलग संस्थाओं में हैं, तो उनके जो कर्मचारी हैं वो अगर अनुसूचित जाति के आते हैं तो वो आरोप लगा देते हैं कि हमारा उत्पीड़न कर रहा है, FIR हो जाती है। वो भागे भागे फिरते हैं, हाई कोर्ट से जमानत लो नहीं तो गिरफ्तार हो जाएंगे, पता नहीं कब तक जेल में पड़े रहेंगे। ये क्या, ये कोई शासकों के अच्छे लक्षण है क्या? इंदिरा गांधी ने बनाया, मोदी सरकार ने भी बना दिया ऐसे ही कानून, जिसमें कुछ जातियों के विरुद्ध जानबूझकर कानून बनाए गए हैं, काल्पनिक आरोप लगा के। तो ये यूरोप का ही अनुकरण है, यूरोप में भी यही किया गया। तो यूक्रेन के लोगों के विरुद्ध रशियन लोगों ने तरह तरह से आतंककारी कानून बना दिए, विशेषकर रशिया के कम्युनिस्टों ने भयंकर अत्याचारी कानून बना दिए और भेदभाव करने लगे। तो इसीलिए जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो यूक्रेन के लोग अलग हुए, लेकिन अलग होने से उनके कोई कष्ट कम नहीं गए, है ना। 1917 में 15 लाख मरे थे, 1932-33 में 70 लाख मरे थे, और सारे ही देश में विवशता हो गई कि वो सदा युद्ध की तैयारी करें। और जो ये जो ईस्टर्न, ये जो इतना बड़ा पहले तो आश्वासन दिया कि चढ़ जा बेटा सूली पे, लड़ जा रूस से, और अब नहीं जा रहे हैं, उसका कारण क्या है? वही भेदभाव। हमारे लोग जानते ही नहीं है, वेस्टर्न क्रिश्चियन ईस्टर्न क्रिश्चियन को परिहास की तरह मानते हैं, अरे ईस्टर्न। तो यूक्रेन के लोगों को पश्चिमी यूरोप के लोग काफी निम्न स्तर का, काफी गया गुजरा मानते, और इसीलिए वो लड़वा तो दिए पर उनकी मदद के लिए नहीं आ रहे हैं, बस बयानबाजी कर रहे हैं। उनको लगता है कि जब पक्का हो जाए कि यहाँ हमारा राज्य हो जाएगा, यानी वेस्टर्न क्रिश्चियन हो जाए अगर, तो अभी कल पहुंच जाए, वो कल कूद पड़े, ऐसा भेदभाव है। वेस्टर्न क्रिश्चियन पश्चिमी ईसाई और ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन पूर्वी ईसाई जिसे वो कहते हैं, वहां पूर्वी से मतलब पृथ्वी का पूर्व और पश्चिम नहीं है, जेरूसलम के पूर्व और जेरूसलम के पश्चिम। तो उधर जो है जेरूसलम के पश्चिम वो हो गई वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी और इधर हो गई ईस्टर्न क्रिश्चियनिटी। तो ईस्टर्न क्रिश्चियनिटी के प्रति इतना हीन भाव रखते हैं कि वो कहते हैं कि जाओ बेटे मरो, चढ़ा दिया, और अब जो है साथ नहीं दे रहे हैं। और ऐतिहासिक ढंग से अगर देखो तो यूक्रेन पर तो भाई रसिया का दावा बनता है, क्योंकि मूल रस जाति तो कीव के पास पहली पहली बार बसी थी ना, जब क्रिश्चियनिटी आई भी नहीं थी 9वीं शताब्दी ईस्वी में, कीव में ही रस लोग जाके बसे, और कीव ही रस जाति की, रसियंस की राजधानी थी। तो इसलिए सोवियत संघ का जो विघटित रूप है रसिया, उसको तो बार बार मन में होता ही है कि भाई इस यूक्रेन को तो शामिल कर लो, क्रीमिया को भी अभी शामिल किया ही था 2014 में, और अब उसको कम से कम यूक्रेन का एक हिस्सा तो स्वाभाविक रूप से है ना। और वहां रसियंस लोग बहुत रहते हैं, इसीलिए सबसे पहले उसने
चाणक्य नीति का अवलंबन करके क्या किया, रशियंस के भावना को उभारा कि तुम देखो रशियन तो तुम हमारा साथ दो। तो कुछ वहां सबके सब रशियन साथ नहीं आए, बहुत से रशियंस स्वतंत्र यूक्रेन के पक्ष में हैं और बहुत से लोग साथ आए। तो सबसे पहले ये लड़ाई कैसे लड़ी गई, देश के भीतर अपने लोगों को बढ़ा के। लेकिन वो अपने लोग कौन है, जैसे पाकिस्तान भारत में चाह रहा है कि मुसलमान उसको अपना मान लें और भारत के विरुद्ध षड्यंत्र करें, वो उसमें सफल पूरी तरह नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ कुछ लोग फूट जाते हैं। कोई चले जाते हैं आतंकवादी बनने, कोई पाकिस्तान के समर्थक बन जाते हैं, शेरो शायरी और कल्चरल इवेंट्स में पाकिस्तान को उछालते हैं, पाकिस्तान ऐसे करते हैं जैसे यहाँ क्या मोहब्बत के लायक मुल्क है। तो ये सब क्या है, उसी तरह के गद्दार हैं। जैसे कि रूस के लोग यूक्रेन में पहले फैल गए, तो यहाँ ये कोशिश है पाकिस्तान की कि जो मुसलमान है उसको बताओ कि तुम हमारे हो। ये अलग बात है कि इतिहास की दृष्टि से तो पाकिस्तान का ही अस्तित्व नहीं था, लेकिन जो ताजा घटनाएं चलती हैं उसमें इतिहास की किसको फिक्र है, बहुत कम लोगों को। अगर भारत शक्तिशाली बना रहा जैसा मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, तो फिर यहाँ शायद दूसरी भावना उभरेगी, यहाँ के मुसलमानों को भी अपना याद आएगा कि अरे हमारे पूर्वज तो हिंदू ही थे। तो ये सब राजनीति में इस तरह के दांव पेच चलते रहते हैं, ये कोई स्थायी चीजें नहीं है, तो ये जानना चाहिए। और यूक्रेन में रशिया का वस्तुतः ऐतिहासिक ढंग से, सांस्कृतिक ढंग से बहुत बड़ा दावा बनता है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यूक्रेन में संसाधन रशिया की तुलना में अधिक हैं। बड़े आकार होने से रशिया भले शक्तिशाली हो गया, लेकिन रशिया का बहुत सा इलाका बर्फीला है, बहुत सा इलाका उजाड़ है, बहुत ही पहाड़ वगैरह हैं, भयंकर वैसी जमीन है जो कृषि योग्य नहीं है। तो इसलिए रशिया के पास संसाधनों की कमी है, तो वो चाहता है कि यूक्रेन को फिर कब्जा कर लो। तो ये झगड़ा जो है ये इस स्तर का है। और हमारे काम की जो चीज है वो ये है कि ये देखो, ये यूरोपियंस स्वयं ईसाइयों का साथ नहीं देते और इस स्तर पर भेदभाव करते हैं कि तुम ईस्टर्न क्रिश्चियन हो, हम वेस्टर्न क्रिश्चियन हो। तो उनको लड़वा भी दिया, बयानबाजी भी करवा दी, अपने आदमी को वहां रखाया, राष्ट्रपति बनवाया और फिर उसको उकसाया। और जब एन मौका आया तो बैठे हैं, बयानबाजी चल रही, बयानबाजी चल रही, बयानबाजी चल रही। जबकि उस पर नियंत्रण ऐसा था कि उसको कहते थे पाकिस्तान के पक्ष में बयान दे, पाकिस्तान को सैनिक मदद दे, भारत के विरुद्ध बयान दे, तो वो दे देता था, चूंकि वो इसकी कठपुतली था। और उनको इच्छा थी कि हम नाटो के सदस्य बन जाएं, तो नाटो के सदस्य बनने की बड़ी ललक थी, उसकी कीमत वसूल ली नाटो ने। दूसरे, इनको ये आकर्षण था कि हमको यूरोपीय कहा जाए, और वो इनको यूरोपीय, सामान्यतः यूरोप अभी तक यूरोपियन यूनियन में शामिल नहीं किया है यूक्रेन, है ना। तो वो इनको यूरोपीय कह के नहीं देते, अपने आप को ऊंचा मानने लगे। हालांकि ये सब बड़ी पोल है, इन चीजों को भी स्थिर मत मान लीजिए। मान लीजिए कि संकट आया, आपस में लड़े मरे और गरीबी आ गई, तो यूरोप के लोग फट से अपने आप को कुछ और पहचान दे देंगे, हिंदू कहने लगेंगे। अगर भारत शक्तिशाली हुआ तो कहेंगे हम तो हिंदू ही हैं मूल रूप से। ये बहुत ही फ्लिमजी किस्म की पहचाने हैं और ये शक्ति का खेल है संसार में, इसको जानना चाहिए। और ये जो यूरो अमेरिकी राजनीति है, इसको अगर भारत के लोग जानेंगे ही नहीं, तो भारत की कितनी भी प्रभुता रही हो, अभी तो मैंने प्रभुता का बताया, लेकिन वर्तमान में तो आप संपूर्ण भारत के सभी राजनीतिक दल यूरो अमेरिकन राजनीति के दास ही तो हैं। पहले सोवियत संघ के दास थे, कांग्रेस, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट। फिर राजीव गांधी के समय से, बल्कि नरसिंहा राव के समय से अमेरिका की ओर झुके और अब पूरी तरह अमेरिका का अनुसरण कर रहे हैं। तो रूस जो यूरो अमेरिकी राजनीति है, वो संपूर्ण विश्व में अपना प्रभुत्व स्थापित तो रखना चाहती है, बातें करने को विवश है कि हम शांति चाहते हैं, हम प्रेम चाहते हैं, हम सद्भाव चाहते हैं, हम तो बस विश्व शांति चाहते हैं। लेकिन वस्तुतः ये इनकी शांति, इनका प्रेम, ये सब बहुत ही क्रूर और कठोर राजनय है, और इसके द्वारा ये विश्व पर अपना नियंत्रण स्थापित रखना चाहते हैं और इसके लिए किसी को भी मरवा देंगे। इसलिए कम से कम जो लोग भारत के प्रबुद्ध लोग हैं, उनको ये जानना चाहिए कि अमेरिका और यूरोप का या किसी भी बाहरी देश का गुणगान बंद कर और अपने यहाँ कुछ ऐसे विशेषज्ञ पैदा हों जो इन चीजों को समझें। अब सोवियत संघ से अलग होने के बाद यूक्रेन में क्या स्थिति आई,
कोई रोजगार नए नहीं आए जितना चाहिए, तो भयंकर बेरोजगारी है, भयंकर गरीबी है, भयंकर बदहाली है, और किसी तरह की कोई नैतिक चेतना भी नहीं है। वो तो उनको लगता है कि उसमें से कुछ लोगों को लगता है चलो सोवियत संघ, रूस में ही मिल जाए, रशिया में, सोवियत संघ में थे तो बड़ा अच्छा था। और कुछ को लगता है कि नहीं नहीं, उनको पहचान, आत्मगौरव जगाने की कोशिश होती है, लेकिन उनके पास वास्तविक कोई इतिहास नहीं है आत्मगौरव का। यूरोप के किसी भी देश के पास कोई बहुत पुराना इतिहास नहीं है, इंग्लैंड के पास भी नहीं। सब अभी मुश्किल से 400-600 वर्षों में गढ़ी गई रचनाएं हैं, और वो भी निरंतर बदलती रही हैं, ये जानना चाहिए। तो हमको, और एक तीसरी बात जो भारत में चल गई है, यूक्रेन हो, यूरोप की कोई भी कोई भूमि हो, कोई भी क्षेत्र हो, यूरोप का कोई भी राष्ट्र हो, ये हाल हाल ही में बने बिगड़े हैं बहुत से राष्ट्र, ये जानना चाहिए। और ये मान लेना चाहिए कि सब ये जो भ्रम फैला दिया गया है, विशेषकर जो राष्ट्रवादी बनते हैं उनके द्वारा, कि संसार में कोई सनातन राष्ट्र है और हर राष्ट्र की अपनी चिति है और उस राष्ट्र का अपना एक आत्मा होती है, ये सब बकवास है। भारत की तो एक है, इसलिए कि यहाँ धर्म शास्त्र रहे हैं, धर्मज्ञ राजा रहे हैं, इसके अतिरिक्त कोई एक रहस्य में कोई चेतना नहीं होती। अगर ऐसे ही होता तो कभी पाकिस्तान बांग्लादेश बन भी जाता, तो वहां के लोग फिर से सनातन धर्म की ओर लौटते, चूंकि तो संसार का सबसे सुंदर श्रेष्ठ धर्म, तो नहीं लौटे ना। इसका मतलब चेतना वेतना ऐसी नहीं है, साधना से चेतना आती है। अगर निरंतर साधना चल रही है, शिक्षा चल रही है, ज्ञान का प्रचार चल रहा है, तो चलेगी। नहीं तो इस विषय में बेहोश होकर रह गए कि हम तो सनातन धर्म के देश हैं और हम तो सदा ऐसे ही रहेंगे। गौरव करना चाहिए, लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ करना होगा। बेहोशी में तो आप खत्म हो सकते हैं। तो ऐसी कोई चिति नहीं होती राष्ट्रों की कि वो वहां स्थायी ही रहती हो, सब बदलता रहता है। यूक्रेन की कितनी बार पहचान बदली। पहले तो वो पोलैंड का ही हिस्सा माना जाता था, फिर उन्होंने अपने को इस्लाव कहा, फिर इसके बाद इस्लाव के साथ यूक्रेनियन कहा। इस तरह के आत्म छवि बनती बिगड़ती रहती है। और स्वयं रूस का क्या है, रूस में जो 70% लोग ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है, 3% लोग वेस्टर्न क्रिश्चियन है। तो वेस्टर्न क्रिश्चियन जो है वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन के साथ मन ही मन उनको हिकारत से देखते हैं। इसके बाद कम्युनिस्ट रिजीम में 15% लोग रूस में ऐसे हो गए हैं जो किसी भी रिलीजन को नहीं मानते, वो वस्तुतः स्वतंत्र होना चाहते हैं किसी पंथ में मानस। और 10% मुसलमान भी है रूस में, ये जानना चाहिए, है ना। तो वो एक बहुत बड़ी भीतर ही भीतर समस्या बन रहे हैं। तो और इधर ये जो यूक्रेन है, यहाँ ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स भी हैं, लेकिन वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी वाले अपना खेल खेल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इनको यूक्रेन की पहचान मिल जाए, लेकिन वो बने कहां से। क्योंकि रूस का तो अधिकांश समय इस पूरे इलाके में शासन रहा। जैसा मैंने बताया, 9वीं शताब्दी ईस्वी में पहली बार रस कीव में ही बसे, उसी से रसिया जाति बनी है, रसिया रस। इसके बाद जो ईसाइयों ने वहां एक डची बनाई, डची ऑफ मॉस्को, तो वो मस्को के इर्द गिर्द पादरियों का एक झुंड बना उस इलाके में। फिर जार का शासन हुआ, तो जार का शासन 16वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ, तो उसमें यूक्रेन को शामिल किया। फिर इसके बाद जार का शासन रहा आया, फिर आपस की खूब लड़ाई हुई, तो वो जार का शासन भंग हो गया 1917 में। फिर सोवियत संघ बना। सोवियत संघ वस्तुतः 1922 में जाकर बना, तो तब ये यूक्रेन जो है वो सोवियत संघ का हिस्सा हुआ। 5 साल जो ये 1917 से 1922 तक भयंकर मारकाट होती रही यूक्रेन में। क्यों? क्योंकि जार का साम्राज्य समाप्त हुआ, तो जार के समर्थक और इधर कम्युनिस्ट लोग और इधर बोल्शेविक्स लोग सब आपस में लड़ते रहे, और भयंकर तबाही, भयंकर मारकाट 1917 से 1922 तक। फिर सोवियत संघ जो है उसका विघटन हो गया, तब ये स्वतंत्र देश बना है। तो यहाँ भी तरह तरह के गुट, ईस्टर्न, वेस्टर्न, इस्लाव, अलग अलग पहचानों वाले लोग कब्जा करने की कोशिश में, काफी मारपीट, गुंडागर्दी और बेरोजगारी बहुत है, भयंकर है। पैसे के बदले डिग्री देते हैं। तो ये जो भारत से लोग गए थे, ये ज्यादातर जो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए संपर्क वाले लोग हैं, धनी घरों के, उन्होंने सोचा यहाँ के बहुत से आईएएस अफसरों ने भी अपने लड़के लड़कियों को वहां भेज दिया था मेडिकल पढ़ने। तो वो इसलिए कि वहां पैसे के बदले में सर्टिफिकेट मिल जाता है, और पढ़ाई बढ़ाई कुछ नहीं है। यूक्रेन की मेडिकल पढ़ाई भारत के मेडिकल कॉलेजेस के सामने कुछ भी नहीं है। मतलब
कोई पढ़ाई ही नहीं होती, तो वहां से जो लौट के आते हैं वो कोई डॉक्टर नहीं होते, बस वो नाम के डिग्रीधारी होते हैं। लेकिन बहुत बड़ा देश है भारत, तो ऐसे भी लोग हैं कुछ सोचते हैं चलो डिग्री ले आएंगे, इज्जत रही जाएगी, भाड़ में जाए योगी तक। तो यूक्रेन में न तो कोई पढ़ाई का स्तर बहुत ऊंचा है, ना ही यूक्रेन में कोई समृद्धि है, और बहुत ही दयनीय दशा है, लूटपाट है, और ऐसे में उसका विघटन अवश्यंभावी है। ये मान के चलिए कि सोवियत संघ उसके काफी बड़े हिस्से में कब्जा कर लेगा, और उसका ऐतिहासिक दावा भी बनता है ना। वर्तमान संविधान वहां 1993 में लागू हुआ है, और क्रीमिया भी पहले यूक्रेन से ही जुड़ा हुआ था। क्रीमिया पर तो 2014 में रूस ने कब्जा कर लिया। तो या तो संपूर्ण यूक्रेन पुनः सोवियत संघ से संधि करने को विवश होगा, या उसका एक हिस्सा रूस ले लेगा, ये जानना चाहिए। तो हमको इससे जो सबसे बड़ी चीज समझने की है कि यूरोप के जो नेशन स्टेट हैं उनकी कोई ऐसी पहचान नहीं है कि वो टिकाऊ पहचान। ये एक तो 150 साल में ही ये बने हैं, और इसमें से अधिकांश नेशन स्टेट पहले तो 1919 से 1922 के आसपास बहुत से नए नए नेशन स्टेट बने प्रथम महायुद्ध की समाप्ति के बाद, और इसके बाद 1945 के बाद बहुत सारे राष्ट्र बने। उन्हीं में से ये सोवियत संघ बना, और 1917 में प्रथम महायुद्ध के बाद सोवियत संघ बन गया, और द्वितीय महायुद्ध के बाद चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन बड़े इलाके में हो गया। ये सब किनके द्वारा है? यूरो अमेरिकी पावर्स के द्वारा बनाए गए नकली नेशन स्टेट है। ये जो चीन है, ये भी कोई भारत की तरह का राष्ट्र नहीं है पुराना। वर्तमान जो चीन है, पुराने जो चीन भारत का एक जनपद था और बहुत समय बाद में तिब्बत का गुलाम रहा, और जो वर्तमान चाइना कहलाता है वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का ऑक्यूपेशन है बहुत बड़े इलाके में। और ये भी एक नकली रचना है जो द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरो अमेरिकी पावर्स ने जापान के विरुद्ध बनाई थी, और अब फिर चिट कर रहे हैं, झुक रहे हैं। तो हो सकता है अब जापान से संधि हो तो इस चीन को तोड़ फोड़ दें। तो ये जो विश्व राजनीति के जो खेल चल रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा रोल यूरो अमेरिकी पावर पॉलिटिक्स का है, ये जानना चाहिए। यूरो अमेरिकी पावर पॉलिटिक्स सबसे ज्यादा खेल आजकल कर रही है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के जरिए और इंटरनेशनल एजेंसीज के जरिए। संयुक्त राष्ट्र संघ है, तो मानवाधिकार संगठन है, और कांग्रेस सरकार ने बढ़ चढ़ के सब में घोषणा पत्रों में हस्ताक्षर कर दिए। नहीं करते तो कुछ दिन भारत स्वतंत्रता से अपने, जैसे चीन ने नहीं किए थे। चीन ने अभी 1990-92 तक किसी भी अंतरराष्ट्रीय संगठन जो बने हैं तमाम, उनकी सदस्यता नहीं दी थी, और उसी चीन की चापलूसी यूरोप और अमेरिका करते थे। इसलिए ये मानना, भारत में तो जो पढ़े लिखे लोग हैं तथा कथित राजनीतिक बातें करते हैं, वो तो अजीब मूर्ख है। वो तो समझते हैं नहीं नहीं नहीं, अगर आप संयुक्त राष्ट्र संघ और इसमें अंतरराष्ट्रीय संधियों को मानेंगे नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे ऐसे ऐसे मूर्ख हैं जो कहते हैं कि अभी भी इंग्लैंड भारत में शासन कर सकता है। अभागे दरिद्र दिनहीन लोग, पता ही नहीं। चीन ने अभी कुछ समय पहले 2-4 संगठनों से, जब उसको लगा कि हमको संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता भी मिल जाएगी और सुरक्षा परिषद की सदस्यता तो है ही, और मतलब धीरे धीरे हमको अंतरराष्ट्रीय संगठनों से कुछ लाभ भी मिल जाएगा। अमेरिका ने ऐसा झांसा भी दिया कि हम तो मिलकर काफी व्यापार कर लेंगे, तो वो कई संस्थाओं का सदस्य बना। नहीं तो नहीं बना था, फिर भी ये उसकी खुशामद करते थे। संसार में जो शक्ति का खेल चल रहा है, कम से कम राजनीतिक रूप से सजग भारतीयों को जानना चाहिए। और ये जो पार्टियों के आपस के झगड़े हैं, इनमें इतना रस नहीं लेना चाहिए। राष्ट्र इससे बड़े होते हैं, और राष्ट्र के आधार होते हैं वहां का जो मुख्य समाज है, उसके अपने गुणों को बढ़ाना, उसके आत्मगौरव को बढ़ाना, और सबसे बड़ा है सैन्य बल को बढ़ाना। क्योंकि पिछले 1500 वर्षों में जो भी राजनीतिक परिवर्तन विश्व में आए हैं, वो युद्ध के द्वारा, शस्त्र बल के द्वारा, सैन्य बल के द्वारा आए हैं। और भारत में इसकी चर्चा ही कम है। कहीं आइडियोलॉजी की बहस है, पूंजीवाद, कहीं जो संसार में है ही नहीं है। न कहीं आज तक पूंजीवाद हुआ, न कहीं आज तक समाजवाद हुआ। लोगों के दिमाग की खुजली है पूंजीवाद और समाजवाद। मानव जीवन तो उसी तरह से चलता है, धन संग्रह करना, बड़े आदमी बनना, जो राजा है वो किस तरह नियंत्रण करता है समाज पर, इसके बाद सैन्य बल का संचय, शक्ति का संचय, शत्रु को पराजित करना, सीमा का विस्तार करना। ये सनातन काल से जो
मानवीय जीवन के अलग अलग क्षेत्रों के निर्णायक तत्व हैं, और राजनीति में राजनीतिक जीवन के जो निर्णायक तत्व हैं उससे संसार की राजनीति चल रही है। और राजनीति से परे का जो मानवीय व्यापार है उसके विषय में भी सनातन धर्मशास्त्रों में ज्यादा दृष्टि दी है, उस वजह से मानव व्यापार चल रहा है। तो ये जो नेशन स्टेट नाम की पहचाने हैं, ये भंगुर पहचाने हैं, ये निरंतर परिवर्तनशील पहचाने हैं। राष्ट्र नाम की कोई सनातन चीज दुनिया में कहीं नहीं है। भारत में है इसलिए कि यहाँ धर्म साधना सनातन धर्म की चलती रही। यहाँ के ब्राह्मणों ने और यहाँ के चक्रवर्ती राजाओं ने और यहाँ के संपन्न महाजनों ने और शिल्पियों ने सनातन धर्म की जब साधना की पूरे क्षेत्र में, इससे ये राष्ट्र एक है। अन्यथा ये जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है इसमें ऐसी कोई ताकत नहीं है कि देश को एक रख सके। और ये तो लगातार विखंडन का ही शिकार होता रहा है। बहुत से देश लगातार बनते बिगड़ते रहे हैं, और हाल ही में कई देश बने हैं, और ये यूक्रेन का भी या तो विघटन होगा या ये सोवियत संघ से संधि करेगा। तो इस तरह स्वयं पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और स्टेट स्ट्रक्चर को सब कुछ मान लेना, और फिर ऊपर से कोढ़ में खाज या करेले में नीम चढ़ा की तरह आइडियोलॉजीज के लिए झगड़े करते रहना, ये मानव जीवन और राष्ट्रों के जीवन के सत्य को नहीं जानना है। हमको भारत राष्ट्र के महत्व को अगर जानना है तो वर्तमान नेशन स्टेट के स्ट्रक्चर के आधार पर नहीं, जो यहाँ के सनातन धर्मशास्त्र हैं, सनातन परंपराएं हैं, जहाँ संपूर्ण देश में संस्कृत भाषा और धर्मशास्त्रों के आधार पर सार्वभौम जो मानव धर्म कहा गया है, जिसमें कहा गया है कि दशकम धर्म लक्षणम, तो शमोदमस्तपः शौचम क्षांतिरार्जवमयोचो धीर विद्या सत्यम क्रोधम दशकम धर्म लक्षणम। जहां जहां इन दशक धर्म लक्षणों की उपासना होती है वहीं वहीं सनातन धर्म की रक्षा होती है। ये बाद की पहचान हिंदू हिंदू करके कोई पहचान बना दो, फिर उस हिंदू को बताओ कि तुम किसी पार्टी के पीछे पागल रहो या किसी आइडियोलॉजी के पीछे पागल रहो, ये राष्ट्र को मजबूत करने वाली शक्तियां नहीं है। राष्ट्र को बल देता है सैन्य बल, शस्त्र बल, और उससे भी ज्यादा धर्म बल। तो भारत में भी हमको सीखना यह है कि जो संसार का सबसे श्रेष्ठ, सबसे संगठित, सबसे व्यवस्थित समाज हिंदू समाज है। संसार में सबसे कम कष्ट हिंदुओं ने सहा है। संसार में सबसे कम विषमता हिंदू समाज में है। ये जो पादरियों के एजेंट अपने को दलित कह के दिन रात निंदा करते हैं, जो भी पार्टियां उन दलितों के समर्थन में अतिशयोक्ति करती हैं और उनकी स्तुति करने लगती, हाँ हाँ बेचारे दलित बहुत सताए गए, वो भारत को तोड़ने वाली पार्टियां सिद्ध होंगी, भले वो अपने को राष्ट्रवादी ही कहते रहें। जब तक आप दलितवादी आंदोलन को क्रिश्चियन एजेंट्स की तरह नहीं देखेंगे, दलितों से हट के जो हैं, जैसे मायावती बहन जी हैं, तो ये लोग वास्तविक धरातल की राजनीति करते हैं। भले उन्होंने एक नाम हास्यास्पद दे दिया बहुजन समाज पार्टी, लेकिन वो जानते हैं कि हमारी मुख्य राजनीतिक जाति ये है और हम इसके बल पे शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। तो इसलिए जो धरती से जुड़ी व्यावहारिक राजनीति कर रहे हैं राजनेता, वो तो ठीक है, लेकिन ये जो आइडियोलॉजी के लेवल पे नए नए उभर आते हैं, जैसे दलितवाद उभर आया, कहीं स्त्रीवाद उभर आया, ये सब क्रिश्चियन पादरियों के एजेंट हैं और इनके द्वारा किसी भी तरह देश जो है वो एक नहीं रहेगा, ये जानना चाहिए। और राज्य का काम है कि इन सब देश को विखंडित और विलगाव की ओर ले जाने वाले तत्वों का, जो क्रिश्चियन एजेंट्स हैं और जो मुस्लिम अलगाववादी एजेंट हैं, इनका कठोरता से दमन करें और अपने सैन्य बल को बढ़ाएं और शक्ति का जो महासमर दुनिया में चल रहा है उसको जानें। सौभाग्यवश कम से कम बीच में जो स्थिति आई थी उसकी तुलना में मोदी जी अधिक सजग हैं, लेकिन मोदी जी ने भी कुछ कानून ऐसे बनाए हैं जो कुछ जातियों के विरुद्ध अन्यायकारी हैं और कुछ जातियों के प्रति अनुचित पक्षपातपूर्ण हैं। ये राष्ट्र को कमजोर करने वाले कानून हैं और ये जानना चाहिए कि हिंदू समाज को सुधारने का धंधा बंद कर दो। हिंदू समाज से सीखना चाहिए राजनेताओं को, और अगर नहीं सीखना है तो हिंदू धर्मशास्त्रों से सीखना चाहिए। राष्ट्र को शक्तिशाली कैसे बनाना, सैन्य बल कैसे संचित करना, किसी भी एक को पक्का शत्रु या मित्र कैसे नहीं मानना। कम से कम इस विषय में नेहरू जी से लेके मोदी जी तक सभी बहुत चतुर राजनेता हैं और संतुलन बनाकर चलते हैं। तो हमें यही चाहिए, ऐसे ही नेता चाहिए जो शक्ति संतुलन बनाकर चलें और जो इस पागलपन में नहीं पड़े कि हम इस खेमे के हैं कि उस खेमे के हैं। कोई खेमा स्थायी टिकाऊ है ही नहीं है, आए दिन बदलते रहते हैं। यूरोप अमेरिका में ही सबसे ज्यादा आपस की लड़ाइयां हुई हैं,
क्रिश्चियंस ने सबसे ज्यादा आपस में युद्ध हुए हैं, मुस्लिम नेशन ही सबसे ज्यादा आपस में मारकाट कर रहे हैं। तो ये जो फ्लिमजी, नकली, भंगुर, क्षणिक पहचाने हैं, ईसाई, मुस्लिम, कम्युनिस्ट, पूंजीवाद आदि, ये सब यानी आइडियोलॉजी के और मजहब या रिलीजन की जो पहचाने हैं वो नकली पहचाने हैं, वो असली पहचान नहीं है। असली पहचान हमारे यहाँ मनुष्यों के जो सनातन धर्म हैं उनके गुण अवगुण पे, कि किसमें आसुरी प्रवृत्ति है, किसमें दैवी प्रवृत्ति है, कौन सात्विक है, कौन राजसी है, कौन तामसिक है। तो इस्लाम और ईसाइयत के नाम पे बहुत सारे पैशाचिक समूह हैं, तो उनको पिशाच या राक्षस प्रवृत्ति वाले समूह भी कहेंगे। कम्युनिस्ट प्रत्यक्ष राक्षस समूह है। इस तरह से देखने आना चाहिए, आइडियोलॉजी का चक्कर ही हटा देना चाहिए। ये मानना कि कोई हमारा किसी आइडियोलॉजी से झगड़ा है, कम्युनिज्म नाम की कोई आइडियोलॉजी है, और ये सब मूर्खताएं छोड़ देनी चाहिए। रूस जब कम्युनिस्ट था तब भी वो यूक्रेन पर कब्जा चाह रहा था। अब जब वो कम्युनिस्ट नहीं है, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स है, ऑर्थोडॉक्स में भी दो है, वेस्टर्न ऑर्थोडॉक्स और ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स। ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्सी है तब भी उसे यूक्रेन चाहिए। क्यों? राज्य को अपना बल बढ़ाना है, अपनी शक्ति बढ़ानी है, और जो अपना स्वाभाविक अंश रहा है पहले उसे प्राप्त करना है। तो स्वाभाविक अंश प्राप्त करने की अगर राजनीति चले तो भारत का स्वाभाविक अंश तो सबसे पहले तो ये जो भारतीय उपमहाद्वीप जिसे वो कहते हैं, वो तो अभी तक भारत का ही पहचान माना जाता रहा है। ये संपूर्ण हमारा है, मध्य एशिया से लेकर, और ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश की तो कोई गिनती ही नहीं है, संपूर्ण मध्य एशिया है। इसमें एक कोई सांस्कृतिक संगठन, कोई आर्थिक महाशक्ति का संगठन, जहां जिससे हो सके, और शत्रु के प्रति निर्ममता और कठोरता सीखनी चाहिए। अगर सीखना ही है तो यूरोप से, उन लोगों ने तो बड़ी निर्ममता से अपने शत्रुओं का संहार किया है। और जो लोग हमारे यहाँ इस्लाम या ईसाइयत के जो घातक और अलगाववादी तत्व हैं उनके प्रति कोमलता सिखाते हैं, वो देशद्रोही हैं, धर्मद्रोही हैं, मानवद्रोही हैं, ये जानना चाहिए। भले वो क्रिश्चियनिटी, इस्लाम या कम्युनिज्म किसी भी आवरण में काम कर रहे हो, वो देश के विरोधी तत्व हैं। और राष्ट्रवाद के नाम से भी अगर कुछ जातियों के विरुद्ध कुछ काम किया जाएगा, कुछ जातियों के साथ पक्षपात किया जाएगा, तो वो भी राष्ट्र को कमजोर करने वाला काम है। दलितवाद के नाम से क्रिश्चियन एजेंसी को पूरा करने वाला जो काम है, वो भी राष्ट्र को कमजोर करने वाला काम है। उनके प्रति राज्य को निर्मम होना चाहिए, सैन्य बल का अधिकाधिक संचय करना चाहिए, भारत की उस ज्ञान परंपरा को बहुत ज्यादा पोषित करना चाहिए जिसने संसार का ऐसा अद्वितीय हिंदू समाज बनाया है, जिसने कभी भी उस तरह के भयंकर, बर्बर, क्रूर, पैशाचिक कर्म हिंदुओं ने कभी नहीं किए। और कुल मिलाकर जिसने अपने सशक्त संगठन के द्वारा पूरी तरह ऐसी समाज की व्यवस्था रची कि यहाँ वैसा दुख तो किसी को आज तक नहीं भोगना पड़ा जैसे यूरोप के ज्यादातर लोग भोगते हैं, जैसा रूस के लोगों ने भोजा। कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ तो करोड़ों रूसी मार दिए गए, और उसी समय जैसा हमने बताया 70 लाख यूक्रेनी मार दिए गए। सब तो रिकॉर्ड है ना, ब्लैक बुक ऑफ कम्युनिज्म में 4 करोड़ रूसियों की किस प्रकार हत्या की सोवियत संघ में, वो दिया हुआ है। और ये यूक्रेन के इतिहास में बताया है कि 70 लाख यूक्रेन नागरिकों को, 2 करोड़ में से 70 लाख नागरिकों को मार डाला कम्युनिस्टों ने। तो इन भयंकर राक्षसी विचारों की छाया भारत में दुर्भाग्यवश केरल और बंगाल में आ गई। उसी के असर से हम देखते हैं कि वहाँ भयंकर हत्याएं चल रही हैं। तो इन हत्यारी आस्थाओं, हत्यारे मतवादों को पूरी तरह कुचल देना चाहिए भारत राज्य को, और हिंदू समाज को आत्मगौरव के साथ अपने इतिहास पर गौरव करते हुए, अपनी संस्कृति और सभ्यता और समाज रचना पर गौरव करते हुए ये समझना चाहिए कि संसार में हम सबसे श्रेष्ठ समाज आज भी हैं। और हमने विश्वास किया जवाहरलाल नेहरू पर कि ये अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन क्रमशः कांग्रेस हिंदू समाज की द्रोही बनती चली गई, विशेषकर सोनिया गांधी के बाद से। तो हमने उससे भी छुट्टी पा ली। तो राजनीति में तो मोदी और अमित शाह ने कांग्रेस मुक्त भारत का बहुत सुंदर नारा दिया, लेकिन जो कांग्रेस के द्वारा फैलाए गए वैचारिक मवाद हैं, वैचारिक तीप हैं, वैचारिक गंदी नालियां हैं, उसकी बहस से भी उभरे, और सनातन धर्म की शब्दावली में क्या पुण्य है, क्या पुण्य, क्या धर्म है, क्या अधर्म, क्या उचित है, क्या अनुचित, क्या श्रेष्ठ है, क्या निकृष्ट, इस पर बात करने लगे। सनातन जो धर्म है, जो मानव धर्म है, उसकी कसौटी सब पर लागू हो। ये नहीं कि कोई अपने को कह दे कि हम तो इसको मानते हैं इसलिए वो गाय को खा सकता है, गाय को मार सकता है, देवी देवताओं का अपमान कर सकता है, इस पे बहस कर सकता है कि मूर्ति पूजा होगी या नहीं। तो वो सब राज्य के द्वारा दंडित होने चाहिए।
आदमी स्वयं पूजा नहीं करे, हम स्वयं मूर्ति पूजा न करें, हम स्वयं गाय की पूजा नहीं करें, ये तो हो सकता है। लेकिन जो भारत का प्रधान समाज है, उसकी मूर्तियों को, उसके देवी देवताओं को, उसके गाय को, उसकी गंगा को, उसके हिमालय को, इन सबको जो अपमानित करेगा उसे कुचल देंगे हम। ऐसी शक्ति हिंदू समाज को राज्य दे। हिंदू समाज से जो शक्ति छीन ली थी अंग्रेजों ने 1858 में इंडियन आर्म्स एक्ट के द्वारा, वो वापस किया जाए। एक शक्तिशाली, आखिर यूक्रेन में आज सब लोग इसीलिए लड़ रहे हैं ना कि हर व्यक्ति शक्तिशाली, कम से कम उसको शस्त्र बांटा गया ना। वैसे तो सब बेरोजगारी भी है, लुम्पन भी है, लेकिन शस्त्र दे रहे हैं तो वो लड़ पा रहे हैं। तो हम लोगों को भी सबको शस्त्र, अनिवार्य सैनिक शिक्षण भारत में होना चाहिए। यूक्रेन का सबसे बड़ा सबक ये है कि भारत में अनिवार्य सैनिक शिक्षा होनी चाहिए। और अनिवार्य सैनिक शिक्षा इस प्रकार से दी जाए कि जो सैनिक शिक्षा प्राप्त करे वो पहले देशभक्ति की शपथ ले, राष्ट्र के प्रति वो राष्ट्र की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए ही काम करेगा। अगर वो ये काम नहीं करे तो मृत्युदंड को स्वीकार करेगा। ऐसा एक शर्त लिखवा लिया जाए, तभी सैनिक शिक्षा दी जाए। जो लोग कहें कि नहीं नहीं हम तो स्वतंत्र नागरिक हैं, तो हमको तो सैनिक शिक्षा तो तुम दो, फिर हम मजहब के लिए काम करेंगे या मतवाद के लिए काम करेंगे, तो मजहब और मतवाद को मानने वाले को सैनिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जो लोग राष्ट्र के प्रति श्रद्धा जाहिर करें, इसके बाद अपनी कोई उपासना पद्धति, कोई विचार पर स्वतंत्रता उन्हें मिले, ऐसे सब लोगों से एक शपथ पत्र, प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर किया जाए कि हमारी पूर्ण श्रद्धा, हमारी अखंड निष्ठा राष्ट्र के प्रति रहेगी, और अनिवार्य सैनिक शिक्षा की जाए। भारत में शिक्षा, सैनिक शिक्षा अनिवार्य करना बहुत आवश्यक है। दुनिया में जिस तरह का चल रहा है, अभी हाल में यूक्रेन फिर इसका उदाहरण है। तो हमको अनिवार्य सैनिक शिक्षा हो, सैन्य बल की वृद्धि हो, हिंदू समाज को गौरव के साथ चर्चा की जाए, जो इसकी निंदा करे वो दंडित हो राज्य के द्वारा, अन्यथा हिंदुओं को ही वापस ये शक्ति दी जाए कि वो ऐसे दुष्टों को, आतताइयों को मार सकें, उनका वध कर सकें। ऐसा कोई सुंदर सुविचार होना चाहिए। राज्य का काम है समाज की सेवा करना, यानी भारतवर्ष में भारत के राज्य का काम है मुख्यतः हिंदू समाज की और सनातन धर्म की सेवा करना। इसके बिना ये राष्ट्र नहीं टिकेगा। इतिहास से इसको सीखना चाहिए। आज रूस कम्युनिस्ट न होकर भी अपनी सीमाओं को वापस लेना चाहता है यूक्रेन से। तो मुख्य बात क्या है कि आपका मतवाद क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी स्मृति क्या है। आपको अपने राष्ट्र की स्मृति है, अपनी सीमाओं की स्मृति है, हमारा क्या क्या था इसकी स्मृति है, उसको पाने की कोशिश रूस कर रहा है। भारत को भी ये याद रखना चाहिए कि हमारी क्या क्या सीमाएं हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि हम पगला जाएं, क्योंकि भारत कभी पगला सकते ही नहीं, इसलिए मैंने उस बात का उल्लेख नहीं किया। किसी तरह के राष्ट्रवाद के नाम पर कोई उन्माद पैदा करने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। भारत में चलेगा भी नहीं, असंभव है। भारत के लोग बहुत ही शांत और विवेकी हैं, और यहाँ तो गंभीरता से, बहुत ही गहराई से कोई बात कही जाएगी तभी असर होगा। सनातन धर्म ही भारत को अब तक संभालता रहा है, सनातन धर्म ही भारत राष्ट्र का आधार है, और इसकी रक्षा के लिए अनिवार्य सैनिक शिक्षा हमें करनी चाहिए, ताकि हम देख सकें कि कैसे हर नागरिक संकट के समय देश के लिए शस्त्र धारण कर सके। यूक्रेन से हमको यही सीख मिलती है, और रूस जो यूक्रेन को अभी तक नहीं भूला है, उससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जो हमारी सीमाएं फिलहाल हमारे शत्रु बने हुए तत्वों के नियंत्रण में है, अपने आप को अलग नेशन स्टेट कह रहे हैं, वो कोई स्थायी नेशन स्टेट नहीं है, वो भंगुर नेशन स्टेट हैं। उन पर हमारा अधिकार है, और हमें उन्हें प्राप्त करने की बुद्धिमत्ता पूर्वक कोशिश करना चाहिए। यही हमारा राजनीतिक लक्ष्य है। इतना ही कहना है। यूक्रेन और रूस के संघर्ष से हमको अनिवार्य सैनिक शिक्षा, एक अपनी गई हुई सीमाएं जो हैं उनको चतुराई से, बुद्धिमत्ता से, होशियारी से प्राप्त करना, और एक तेजस्वी राष्ट्रभक्त समूह विकसित करना, जो बलपूर्वक पाकिस्तान, बांग्लादेश या जहां भी जो भी इलाके हैं वहां किसी भी प्रकार के अन्याय का विरोध करे। हिंदुओं का नरसंहार जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में हुआ, उसका भारत के शासकों ने विरोध नहीं किया, ये बहुत बड़ा पाप है, अक्षम्य पाप है। और सोवियत रसिया से, और सोवियत संघ तो अब नहीं है, रशिया से ये सीखना चाहिए कि कैसे अपने नागरिकों को वहां भी रक्षा करते हैं, यूक्रेन में भी जाके। यूरोप अमेरिका भी इसी प्रकार करते हैं। तो हिंदुओं के साथ जहां भी थोड़ा भी अन्याय हो, भेदभाव हो, उनको बचाना, उनकी रक्षा करना भारत के शासन का कर्तव्य है, और हर जगह हस्तक्षेप करना चाहिए।
हिंदुओं की हत्या पड़ोस में होती रहे तो भारत के शासकों को धिक्कार है, बारंबार धिक्कार है। उनकी रक्षा करने के लिए आगे आए। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के जो सर्वविदित सत्य हैं, तथ्य हैं, उनको जाने। और अगर हम इसे सीख लेंगे तो अभी भी भारत का समाज जो है वो बहुत ही धीर गंभीर, बहुत ही सद्गुणी, संगठित और व्यवस्थित समाज है। अभी भी उसमें पुण्य की, धर्म की बहुत बड़ी पूंजी है। उसको बढ़ाने का काम शासन को करना चाहिए, क्योंकि वही राष्ट्र का आधार है। यही इस युद्ध से पता चलता है। बहुत सुंदर गुरुजी, आपने अपनी एक संयमित भाषा में भारत के लोगों को पुरुषार्थ जगाने की जो बात कही है, उसमें इतिहास के जो पुट रखा है आज के लिए, वर्तमान को देखते हुए, कि किस तरीके से हम रूस यूक्रेन की बात करते हैं और उत्तेजित हो जाते हैं। वो उत्तेजना नहीं है, लेकिन अपने जीवन के प्रति उत्साह। और हमारा जीवन हमारी भारत माता की जय से होता है, वंदे मातरम से होता है। और वो वंदे मातरम तब आएगा जब हम ये देख पाएंगे कि हमारा इतिहास से, जब हम प्राणवायु प्राप्त कर पाएंगे। केवल ऑक्सीजन से हमारा जीवन नहीं चल सकता, इतिहास जो हमें ऑक्सीजन देता है, वो जो हमें प्राणवायु देता है, उससे भी हमारा जीवन चलता है। और वो जीवन हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों में हमें दिखाई देगा। वो जीवन सुंदर हो, श्रृंगारित हो और वीर रस से भरपूर हो। ऐसे के लिए आज आपने जो अंतिम इवन 15 मिनटों में जो आपने बात कही है, वो बात तो बहुत ही जानने योग्य है। उससे पहले चाहे आपने राजनीतिक बात कही हो, सामरिक बात कही हो, विश्व संदर्भ की बात कही हो, लेकिन आज के कार्यक्रम के अंतिम 15 मिनट लोगों के लिए, लोगों को जीवन के प्रति समझ देने के लिए बहुत आवश्यक है, ऐसा मुझे लगता है। मुझे लगता है कि आज के कार्यक्रम को जिन दर्शकों ने देखा है, बहुत लाभप्रद आज का कार्यक्रम रहे होगा। और इस कार्यक्रम को आगे जरूर बढ़ाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें उत्साह जरूर दें। अगर आपको ठीक लगता है कि हम देश और धर्म के प्रति अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, तो अपना नैतिक एवं आर्थिक सहयोग हमें जरूर प्रदान करें। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर धन्यवाद देता हूं। गुरुजी, आपको प्रणाम करता हूं चर्चा में सहभागी होने के लिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय। वंदे मातरम, भारत माता की जय।